मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। नेपोलियन के सैनिक उपलब्धियों पर चर्चा करने जा रहा हूं। हमने अपने प्रथम व्याख्यान में देखा कि नेपोलियन ने किस प्रकार से अपने मेहनत के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर एक निम्न पद से उच्च पद को प्राप्त किया। एक सामान्य सैनिक से अपने जीवन की शुरुआत किया और धीरे धीरे अपनी योग्यता में वृद्धि करता गया। फ्रांस का प्रथम कांसल बना और उसके पश्चात 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को वह फ्रांस का राजमुकुट अपने हाथों में ग्रहण कर लिया, अर्थात वह फ्रांस का सम्राट बन गया। फ्रांस के सम्राट बनने के पश्चात नेपोलियन फ्रांस के गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया था। वह फ्रांस के मस्तक को पूरे विश्व में स्थापित करना चाहता था। वह यूरोप की राजनीति का केंद्र बिंदु फ्रांस को बनाना चाहता था, ताकि पूरा यूरोप फ्रांस के इशारों पर नाचे। कठपुतली की भांति वह यूरोप के बड़े बड़े राष्ट्र को अपने हाथों से नचाए। ये नेपोलियन की इच्छा थी और अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नेपोलियन ने यूरोपीय राष्ट्रों पर सैनिक कार्यवाही की। सैन्य विजयों के द्वारा वह फ्रांस के गौरव में वृद्धि करने का कार्य किया। वह फ्रांस के साम्राज्य को विस्तारित करने का कार्य किया था, क्योंकि वह जानता था कि जब तक फ्रांस का साम्राज्य विश्व में दूर दूर क्षेत्रों तक नहीं फैलेगा, तब तक वह इंग्लैंड के जो साम्राज्यवादी देश था उसकी शक्ति को रोक नहीं पाएगा। और ऐसी स्थिति में नेपोलियन ने अपने सैनिक विजय अभियान को प्रारंभ किया। तो सबसे पहले हम नेपोलियन के सैन्य अभियान पर चर्चा करेंगे, और वो था ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध। एक सम्राट बनने के पश्चात नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया राज्य पर आक्रमण किया। इससे पहले वो कांसल के रूप में ऑस्ट्रिया को पराजित किया था, डायरेक्टरी के शासनकाल में ऑस्ट्रिया को पराजित किया था, लेकिन अब एक सम्राट के रूप में उन्होंने ऑस्ट्रिया राज्य पर आक्रमण किया। दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार थी। ऑस्ट्रिया भी जानता था कि नेपोलियन सम्राट बन गया है, तो नेपोलियन की महत्वाकांक्षा अब पूर्ण हो गया, ऐसी बात नहीं है। वो कभी भी ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर सकता है। इधर फ्रांस तो पहले से तैयार था, ऑस्ट्रिया भी तैयार था, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रिया ने एक गलती की। वो जानता था कि पहले युद्ध में नेपोलियन ने इटली की ओर से आक्रमण किया है, इस बार भी वो इटली की ओर से आक्रमण करेगा। इसलिए उसने अपनी सारी सेना इटली की ओर लगा दिया। लेकिन नेपोलियन तो बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने दक्षिण की ओर से ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित कर दिया, और इस प्रकार से ऑस्ट्रिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के पश्चात नेपोलियन का सामना पुनः इंग्लैंड के जल सेना नायक से हुआ, जिसे हम विश्व इतिहास में ट्रेफाल्गर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ट्रेफाल्गर में नेपोलियन पराजित हुआ। ट्रेफाल्गर के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ। इंग्लैंड के जल सेना नायक नेल्सन अत्यंत वीर था, अत्यंत कूटनीतिज्ञ था। प्रतिभा उसमें कूट कर भरी हुई थी, और आप सभी को पता है कि इंग्लैंड की अजेय जय सेना को कोई भी पराजित नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में नेपोलियन की सेना को नेल्सन ने बुरी तरह पराजित किया, और यह नेपोलियन की पराजय रही। तो नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड को प्रत्यक्ष युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता। तीसरा, हम नेपोलियन के सैनिक अभियान के बारे में चर्चा करेंगे, और वो था ऑस्टरलिच के युद्ध में नेपोलियन की विजय। पुनः नेपोलियन की शक्तिशाली सेना ऑस्ट्रिया राज्य पर आक्रमण किया। इस समय ऑस्ट्रिया अपने मित्र रूस की सहायता लिया, और ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेना को नेपोलियन ने बुरी तरह से पराजित किया। विश्व इतिहास में ये 3 सम्राटों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया की सेना नेपोलियन से लड़ती रही। कालांतर में संधि के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। रूस का जार भाग गया युद्ध स्थल से। इस प्रकार से नेपोलियन और ऑस्ट्रिया के मध्य प्रेस वर्ग की संधि हुई। यह संधि ऑस्ट्रिया के लिए अत्यंत अपमानजनक संधि थी।
ये संधि 26 दिसंबर 1805 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के द्वारा नेपोलियन को वेनिस और डाल्मेशिया जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश प्राप्त हुए। इस प्रकार से फ्रांस का साम्राज्य विस्तारित हुआ। ऑस्ट्रिया अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य हुआ। नेपोलियन की प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में फैलना शुरू हुआ। इस प्रकार से नेपोलियन यूरोपीय राजनीति के हलचल का केंद्र बन गया। आगे हम देखते हैं कि नेपोलियन द्वारा पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत। नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य, जिसका गठन ऑस्ट्रिया की अध्यक्षता में किया गया था, और यह ऑस्ट्रिया एक बेताज बादशाह था। रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य एक प्रकार से पूरी तरह से कैथोलिक जातियों का बादशाह था, और इसकी पदवी मिली थी ऑस्ट्रिया के सम्राट को। नेपोलियन जानता था कि इस पद को समाप्त करके ही ऑस्ट्रिया की शक्ति को धूमिल किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पवित्र रोमन साम्राज्य के पद का अंत कर दिया, और इस समय वहां पर सम्राट फ्रांसिस था, और उन्होंने अपने आप को ऑस्ट्रिया का सम्राट घोषित किया। इसके अतिरिक्त नेपोलियन का प्रभाव इटली में बढ़ने लगा, और नेपोलियन ने इन छोटे कुछ क्षेत्रों को मिलाकर राइन संघ का निर्माण किया, और स्वयं राइन संघ का संरक्षक बन गया। कालांतर में इस क्षेत्र का अपने आप को वो बादशाह भी घोषित कर दिया। इस प्रकार से नेपोलियन शक्ति की शिखर पर था, और अपनी शक्ति और अपना महत्वाकांक्षा को पूरा कर रहा था। नेपोलियन का आगे अभियान प्रसा की ओर हमको देखने को मिलता है। प्रसा इस समय तटस्थ राष्ट्र था, ना उसको ऑस्ट्रिया से लेना देना था और ना फ्रांस से लेना देना था। लेकिन इसी समय नेपोलियन हैनोवर राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को फ्रांस से निकालने का आदेश दिया। इसमें प्रसा की अनुमति नहीं ली गई थी। प्रसा को ये घटना नागवार गुजरा। वो अत्यंत क्रोधित हुआ, और उन्होंने नेपोलियन को एक पत्र लिखा कि हैनोवर पर आक्रमण करने से पहले कुछ क्षेत्र प्रसा को दे दिया जाए। लेकिन नेपोलियन ने इसे अनसुना कर दिया, और क्रोधित होकर प्रसा ने नेपोलियन पर आक्रमण कर दिया। नेपोलियन की शक्तिशाली सेना प्रसा की सेना को धूल चटा दी, और बुरी तरह से पराजित करने के बाद नेपोलियन अपने अगले अभियान रूस की ओर चला गया। यहाँ पर प्रसा गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा संधि करने के लिए, लेकिन नेपोलियन ने स्वीकार नहीं किया। नेपोलियन अनसुना कर दिया और अपने अगले अभियान रूस की ओर चला गया। नेपोलियन 1807 ईस्वी में अपनी शक्तिशाली सेना को लेकर रूस पर आक्रमण किया। दोनों पक्षों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, क्योंकि रूस की सेना भी विशाल सेना थी, शक्तिशाली सेना थी। दोनों पक्ष के मध्य भीषण युद्ध हमको देखने को मिलता है, और इतिहासकार विद्वानों का मत है कि यहाँ पर 35,000 सैनिक मारे गए थे। फिर भी परिणाम कुछ नहीं निकला। यहीं पर एक सेना नायक का कथन का उल्लेख हमको देखने को मिलता है कि कैसा भयंकर नरसंहार, और परिणाम कुछ नहीं। आगे युद्ध जारी रहा। कालांतर में रूस पराजित हुआ, और रूस नेपोलियन के साथ संधि करने के लिए बाध्य हुआ। इसे विश्व इतिहास में टिलसिट की संधि के नाम से जानते हैं। तो 8 जुलाई सन 1807 ईस्वी को नेपोलियन और रूस के सम्राट जार के मध्य एक संधि हुई, जो विश्व इतिहास में टिलसिट की संधि के नाम से जानते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? इस संधि की शर्तें क्या थी कि पश्चिम यूरोप में फ्रांस को अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए खुली छूट दी गई। इसी प्रकार से पूर्वी यूरोप में रूस को अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए खुली छूट दी गई। इस संधि के अंतर्गत एक गुप्त संधि हुई थी। इस गुप्त संधि में यह बात हुई थी कि रूस इंग्लैंड को फ्रांस के प्रभाव में लाने का कार्य करेगा, और यदि इंग्लैंड फ्रांस के प्रभाव में नहीं आता है और
किसी मित्र पर आक्रमण करता है, फ्रांस पर आक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति में रूस और फ्रांस की संयुक्त सेना इंग्लैंड के साथ युद्ध करेगी। ठीक इसी प्रकार की बात रूस के लिए भी कही गई थी कि फ्रांस टर्की में रूस के प्रभाव का विस्तार करेगा, और यदि टर्की इसको नहीं मानेगा तो ऐसी स्थिति में टर्की पर आक्रमण करके फ्रांस और रूस टर्की को आपस में बांट लेंगे। तो इस प्रकार से गुप्त संधि तिलसित की संधि में हमको देखने को मिलता है। आगे हम अभियान देखते हैं नेपोलियन का, वो था स्पेन पर। स्पेन पर अभियान वास्तव में नेपोलियन के पतन के मार्ग को तय कर दिया। नेपोलियन यद्यपि महत्वाकांक्षी था और महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए यूरोप के अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर नेपोलियन का महत्वाकांक्षा ही नहीं बल्कि नेपोलियन का अहंकार भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेपोलियन अपने विजय के मद से अंधा हो चुका था। यहाँ पर नेपोलियन को अपना मित्र और शत्रु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। ध्यान से उत्साहित होकर नेपोलियन अपने मित्र राष्ट्र स्पेन पर आक्रमण कर दिया, और वास्तव में नेपोलियन की यही भूल नेपोलियन के पतन का मार्ग तय किया। नेपोलियन अपने महत्वाकांक्षा में इतना अंधा हो चुका था कि उसे मित्र और शत्रु दोनों में कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ा। नेपोलियन का मित्र स्पेन और पुर्तगाल था, जिन्होंने हर अवसर पर नेपोलियन का साथ दिया था, लेकिन नेपोलियन की महत्वाकांक्षा ने अपने मित्र को शत्रु बना दिया। नेपोलियन विजय के मद से अंधा हो चुका था, ये कहा जा सकता है, और इसी कारण विद्वानों ने इसे नेपोलियन की राजनीतिक भूल माना है। नेपोलियन स्पेन पर क्यों आक्रमण किया? नेपोलियन के पास तो विशाल साम्राज्य था और नेपोलियन के जीतने के लिए तो पूरा विश्व था, फिर भी उन्होंने स्पेन पर क्यों आक्रमण किया? क्योंकि स्पेन एक समृद्ध राष्ट्र था और उसकी समृद्धता, उसके राजकोष को प्राप्त करना नेपोलियन की एक इच्छा रही होगी। दूसरी बात, नेपोलियन स्पेन के बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंकना चाहता था। उसे बुर्बो राजवंश से घृणा थी और वह स्पेन से बुर्बो राजवंश को समाप्त करना चाहता था, और अपने इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने स्पेन पर आक्रमण किया। लेकिन इस समय स्पेन की स्थिति अलग थी अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा। स्पेन के सैनिकों में, सेना में, स्पेन के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना फूट-फूट कर भरी हुई थी। जैसे ही नेपोलियन की शक्तिशाली सेना स्पेन राज्य पर आक्रमण की तो दोनों पक्षों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ। वहां की जनता भी जगह जगह नेपोलियन का विद्रोह करने लगी। वहां की जनता ने नेपोलियन से निवेदन किया, वहां के जो सम्राट चार्ल्स थे उसके स्थान पर युवराज फर्डिनेंड को स्पेन का शासक नियुक्त कर दें, लेकिन नेपोलियन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे बुर्बो राजवंश से घृणा ही थी। उन्होंने चार्ल्स और युवराज फर्डिनेंड दोनों को पदच्युत कर दिया और उसके स्थान पर अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का शासक नियुक्त कर दिया। मैंने पहले कहा, स्पेन में राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई थी और राष्ट्रीयता से लबालब होने के कारण अब नेपोलियन की सेना के खिलाफ जगह जगह विद्रोह होने लगे। जोसेफ बोनापार्ट के विरुद्ध विद्रोह होने लगे और ऐसी स्थिति पर जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन छोड़कर भागना पड़ा। कालांतर में नेपोलियन ने पुनः शक्तिशाली सेना लेकर स्पेन पर आक्रमण किया और स्पेन पर फिर अधिकार करके अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से स्पेन, जो एक समय नेपोलियन का मित्र था और कंधे से कंधे मिलाकर नेपोलियन का साथ दे रहा था, अब वही स्पेन नेपोलियन के खिलाफ होने वाले युद्धों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और नेपोलियन के पतन का मार्ग तय किया। इसीलिए नेपोलियन एक बार कहा था कि स्पेन के नासूर ने मेरा अंत कर दिया। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी। नेपोलियन जानता था कि वो प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड को स्थल युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, न ही जल सेना युद्ध में, नौसेना युद्ध में उनको पराजित कर सकता है। इसलिए नेपोलियन ये चाहता था कि इंग्लैंड को क्षति किस रूप में पहुंचाई जाए। नेपोलियन को किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि इंग्लैंड एक व्यापारिक देश है और यदि उसके व्यापार को क्षति पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में
इंग्लैंड कमजोर हो जाएगा और उसे आसानी से पराजित किया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजों का व्यापार पूरे विश्व में फैला हुआ था और यदि उनके व्यापार को नुकसान होगा तो निश्चित रूप से इंग्लैंड आर्थिक दृष्टि से कमजोर होगी। आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी और उद्योगों की बनी हुई माल पूरे विश्व में फैली हुई थी और अपने व्यापार के द्वारा ही इंग्लैंड अन्य राष्ट्रों के में साम्राज्य स्थापित किया। आपने जब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पढ़ा तो स्पष्ट रूप से है, पहले उपनिवेश फिर बाद में साम्राज्य की स्थापना हुई। तो नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करके इंग्लैंड को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने का प्रयास किया और यही विश्व इतिहास में महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक राज्याज्ञा निकाली कि कोई भी देश इंग्लैंड की बनी हुई माल को अपने देशों में आयातित नहीं करेगा और न ही अपने देश में बनी हुई माल इंग्लैंड को भेजेगी, अर्थात आयात और निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। और यही महाद्वीपीय व्यवस्था है, क्योंकि इस समय पूरा यूरोप नेपोलियन के हाथों की कठपुतली थी। नेपोलियन ये जानता था कि मेरे शक्ति के भय से यूरोप के राष्ट्र इंग्लैंड के साथ किसी भी प्रकार से आर्थिक समझौता नहीं करेगी, क्योंकि नेपोलियन ने भय दिखाया था यूरोपीय राष्ट्रों को और इसी आधार पर वो इंग्लैंड को पराजित करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड के व्यापार पर आघात किया, आयात निर्यात बंद किया। सबसे पहले उन्होंने बर्लिन आदेश जारी किया। 21 नवंबर 1806 ईस्वी को फ्रांस के मित्र राष्ट्रों के पक्ष में एक आदेश जारी किया कि कोई भी इंग्लैंड का जहाज, ब्रिटिश जहाज यदि मित्र राष्ट्रों के बंदरगाह में आवाजाही करता है तो ऐसे स्थिति में उनके जहाजों को पकड़ लिया जाएगा और पकड़कर उनके माल को हस्तगत कर लिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने मित्र राष्ट्रों से ये कहा कि इंग्लैंड से व्यापार नहीं किया जाएगा और जो भी अंग्रेज व्यापारी मित्र राष्ट्रों के बंदरगाह में दिखाई देगा उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये उन्होंने बर्लिन आदेश जो 21 नवंबर 1806 ईस्वी को जारी किया था। दूसरा उन्होंने आदेश जारी किया जो वारसा आदेश के नाम से जाना जाता है। इस वारसा आदेश में हम देखते हैं कि प्रसा, रूस, डेनमार्क जैसे बड़े बड़े राष्ट्र ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना शुरू कर दिए। इससे अंग्रेजी माल को काफी क्षति हुई, क्योंकि इस समय रूस स्पष्ट रूप से फ्रांस के प्रभाव में था, प्रसा संधि के द्वारा फ्रांस के प्रभाव में था। आप सबको पता है कि विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अंग्रेजी माल के बिना अपना जीवन यापन कर सके। आश्रित था पूरी तरह से। आज जैसे हम देखते हैं ना कि पूरी तरह से चीन का माल भारत में छाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से पूरे इंग्लैंड की उद्योग से बना हुआ माल पूरे विश्व में फैला हुआ था। तीसरा आदेश नेपोलियन ने, जिसे मिलान आदेश के नाम से जाना जाता है, 17 दिसंबर 1807 ईस्वी को लागू किया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने भी आदेश जारी किया जिसे ऑर्डर इन काउंसिल के नाम से जाना जाता है। उसने ये भी कहा कि इंग्लैंड के मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही करता है या इंग्लैंड के मित्र राष्ट्र के क्षेत्र में यदि फ्रांस का जहाज आता है तो उसे भी रोक लिया जाएगा। फिर उन्होंने एक और आदेश जारी किया नेपोलियन ने, जिसे फॉन्टेब्ल्यू आदेश के नाम से जाना जाता है, और ये 18 अक्टूबर 1810 ईस्वी के हुआ। इस प्रकार से नेपोलियन ने जो महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी उसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ा? क्या नेपोलियन सफल हुआ? नेपोलियन जिस उद्देश्य को लेकर महाद्वीपीय व्यवस्था लागू किया था वो महाद्वीपीय व्यवस्था असफल सिद्ध हुआ, क्योंकि यूरोप के राष्ट्र चोरी छिपे इंग्लैंड के जहाज़ों से आने वाली माल को अपने राष्ट्रों में उपयोग में लाते थे, क्योंकि उसके बिना राष्ट्र संचालित नहीं हो पाता, लोगों की जीवनोपयोगी चीज नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि नेपोलियन के द्वारा लागू की गई जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी उसका प्रभाव
फ्रांस आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया रहा। मित्र राष्ट्रों से उसकी दुश्मनी हो गई, जो मित्र पहले थे वो शत्रु हो गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे लोग मित्र राष्ट्र फ्रांस से दूरी बनाने लगे और इंग्लैंड से उनकी निकटता बढ़ने लगी। तो महाद्वीपीय व्यवस्था आगे चलकर हम प्रायद्वीपीय युद्ध भी इसी महाद्वीपीय व्यवस्था का परिणाम के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा मानना है कि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन के द्वारा जो लागू की गई थी वो असफल रही। उन्होंने इंग्लैंड के व्यापार को कंट्रोल नहीं कर पाया। आगे नेपोलियन के अभियान, विजय अभियान, मास्को अभियान। नेपोलियन अपने मद से अपने विजय अहंकार से ग्रसित था और इसीलिए जो रूस एक समय उसका मित्र बन चुका था, वो रूस पर भी उन्होंने आक्रमण किया। रूस पर आक्रमण करने के पीछे ये बात कही जाती है कि 1870 की जो टिल्सिट की संधि हुई थी, उस संधि के नियमों की धाराओं की उल्लंघन करना शुरू कर दिए थे। और ये कैसे हुआ? महाद्वीपीय व्यवस्था के संबंध में दोनों के संबंध खराब होते चले गए, क्योंकि रूस चोरी छिपे इंग्लैंड के बनी हुई माल अपने देश में लाता था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रूस कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करना चाहता था, उस पर अधिकार करना चाहता था। कुस्तुनतुनिया जानते हो ना, बीए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1453 ईस्वी की। और यही घटना तो विश्व इतिहास को प्रभावित किया और इसीलिए नए नए मार्गों की खोज हुई। सबने पढ़ा इसको। कोलंबस ने अमेरिका के द्वीप की खोज की थी, वास्को डी गामा भारत आया था। ये इसी घटना का परिणाम है। उसी कुस्तुनतुनिया पर की दृष्टि रूस की दृष्टि थी और रूस इस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, लेकिन नेपोलियन इसके पक्ष में नहीं था। तीसरी बात देखते हैं कि रूस और नेपोलियन के मध्य जो संबंध खराब हुआ वो था ग्रैंड डची ऑफ वार्सा का निर्माण। ये पोलैंड में है। आपको पता है, पहले भी बताया गया है कि पोलैंड के विभाजन जब हुआ रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा के द्वारा, उसमें कुछ भाग पोलैंड का रूस को मिला था। रूस की दृष्टि पूरे पोलैंड पर थी और यहाँ पर नेपोलियन ने ग्रैंड डची ऑफ वार्सा जो ऑस्ट्रिया को पराजित किया था उसके बाद बनाया था, तो इस पर अधिकार रूस चाहता था, लेकिन नेपोलियन ने इसको नहीं दिया। तो ये दोनों के मध्य संबंध खराब होने का कारण रहा और कालांतर में 24 जून 1812 ईस्वी को नेपोलियन अपनी सेना को लेकर प्रस्थान किया। विशाल सेना, विद्वानों का मानना है कि 6 लाख की सेना लेकर नेपोलियन रूस को पराजित करने के लिए रूस की अभियान के लिए गया। लेकिन यह मौसम सर्दी का था, भीषण सर्दी पड़ रही थी और भीषण सर्दी पड़ने के कारण नेपोलियन की कई हजार सैनिक काल कलवित हो गए। युद्ध से पहले ही नेपोलियन की सेना में खलबली हो गई, नेपोलियन के अधिकांश सैनिक मारे गए और ऐसी स्थिति पर नेपोलियन रूस से वापसी का विचार किया। लेकिन इस समय नेपोलियन के पास रसद की कमी हो गई, खाने पीने की चीज की कमी हो गई। कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि सेना अपने ही घोड़ों को मारकर खाने लगी। तो ऐसी स्थिति में रूस ने नेपोलियन की सेना पर आक्रमण किया और नेपोलियन को बुरी तरह से पराजित किया। नेपोलियन को अत्यधिक हानि हुई। यहाँ पे नेपोलियन की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। नेपोलियन के मात्र 20,000 सैनिक बचे हुए थे, ऐसे विद्वानों का मानना है। और नेपोलियन रूस से पराजित होने के बाद फ्रांस लौट आया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब रूस भी उसके मित्र नहीं रहा, तो अब रूस ने नेपोलियन के विरुद्ध नाकाबंदी करना शुरू कर दिया। नेपोलियन के विरुद्ध अब मित्र राष्ट्र की तलाश करने शुरू कर दिया और यूरोपीय राष्ट्रों को मित्र बनाना शुरू करने का काम रूस ने किया। रूस के आह्वान पर प्रसा ने रूस का साथ दिया और रूस और प्रसा की संयुक्त सेना नेपोलियन पर आक्रमण कर दी। लेकिन यहाँ पर नेपोलियन ने इन संयुक्त सेना को बुरी तरह से पराजित किया। आगे देखते हैं राष्ट्रों का युद्ध। रूस और प्रसा की संयुक्त सेना को पराजित करने के पश्चात नेपोलियन के सामने ऑस्ट्रिया ने
संधि के लिए या शांति के लिए प्रस्ताव लाया, लेकिन ऑस्ट्रिया के इस प्रस्ताव को, मेटरनिख के इस प्रस्ताव को नेपोलियन ने अस्वीकार कर दिया। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया भी रूस और प्रसा के साथ शामिल हो गया। इधर यूरोप के कुछ और राष्ट्र इन मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। इंग्लैंड के लिए यह सुनहरा अवसर था और सुनहरा अवसर देखकर इंग्लैंड भी इस मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। इस प्रकार से देखते हैं कि एक पक्ष में नेपोलियन और उसके कुछ गिने चुने राष्ट्र, दूसरे पक्ष में रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड जैसे, स्पेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र। और यही विश्व इतिहास को प्रभावित करने वाला समय था। नेपोलियन के अहंकार को नष्ट करने वाला समय था। नेपोलियन के विजय अभियान को रोकने वाला समय था। और इसी समय इन मित्र राष्ट्रों की सेना, जिसका नेतृत्व वेलिंगटन ने किया था, और वेलिंगटन के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों की सेना और नेपोलियन के मध्य भीषण संघर्ष हुआ। ऐसा नहीं कि मित्र राष्ट्र की सेना और नेपोलियन कमजोर होगा, ऐसा नहीं। दोनों पक्षों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन कालांतर में नेपोलियन पराजित हुआ। और नेपोलियन पराजित हुआ तो नेपोलियन को फिर आगे एल्बा द्वीप भेज दिया गया। इस प्रकार से 1814 ईस्वी में राष्ट्रों के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ। नेपोलियन के अहंकार का नाश हुआ और नेपोलियन जब पराजित हुआ उसको एल्बा द्वीप भेज दिया गया। तो यूरोपीय राष्ट्र के में जो हलचल हुई थी, यूरोपीय मानचित्र में जो परिवर्तन हुआ था, इस परिवर्तन को पुनर्स्थापित करने के लिए वीना में एक कांग्रेस आयोजित की गई 1814 ईस्वी में। सितंबर 1814 ईस्वी में वीना में एक कांग्रेस आयोजित की गई थी ताकि नेपोलियन के द्वारा की गई परिवर्तन को पुनर्स्थापित किया जा सके। आगे देखते हैं वाटरलू का युद्ध। 26 फरवरी 1815 ईस्वी को नेपोलियन एल्बा द्वीप से भाग गया और भागकर वह सीधे पेरिस पहुंचा। लेकिन जैसे यह समाचार नेपोलियन कि पुनः पेरिस आ गया है, यह समाचार वहां के सम्राट लुई 18वां को पता चला। जैसे हमने पहले भी बताया था वीना कांग्रेस में कि वीना कांग्रेस में लुई 18वां को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया था। लुई 18वां जो बुर्बन राजवंश का था, नेपोलियन के आने की सूचना पाकर वह बेल्जियम भाग गया। पुनः फ्रांस का सम्राट नेपोलियन को बनाया गया, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने पुनः वेलिंगटन के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जहां पर वाटरलू के मैदान में दोनों पक्षों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ। इतिहासकारों, विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर नेपोलियन ने अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दिया था और मित्र राष्ट्रों की सेना का पांव उखाड़ दिए थे। भीषण संघर्ष यहाँ देखने को मिलता। यदि इस युद्ध में वास्तव में यदि नेपोलियन विजय को प्राप्त करता तब तो अलग इतिहास होता, लेकिन मित्र राष्ट्रों के सहयोग के लिए, सहायता देने के लिए प्रसा की एक सुरक्षित सेना आ गई और ऐसी स्थिति में नेपोलियन के पांव उखड़ने लगे और कालांतर में नेपोलियन बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया और जहां पर नेपोलियन की 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हम देखते हैं नेपोलियन ने अपने पूरा जीवन फ्रांस के गौरव में, फ्रांस के प्रतिष्ठा में लगा दिया और फ्रांस के गौरव को पुनर्स्थापित करने का उन्होंने कार्य किया। वास्तव में कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि 1807 ईस्वी, जिस समय टिल्सिट की संधि हुई थी, यदि इस समय नेपोलियन की मृत्यु हो जाती तो विश्व इतिहास में ऐसा विजेता कोई और दूसरा देखने को नहीं मिलता। नेपोलियन विजय के शिखर में था। जिन जिन क्षेत्रों पर नेपोलियन अभियान करता था, विजयश्री उनके हाथों में होती थी। यदि ट्रेफाल्गर और नदी के युद्धों को छोड़ दे तो ऐसी स्थिति में हम नेपोलियन के विजय अभियान पर चर्चा किए। नेपोलियन जो एक साधारण सैनिक था, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता के बल पर फ्रांस के राजमुकुट को धारण किया। हम नेपोलियन के मूल्यांकन करेंगे। नेपोलियन के मूल्यांकन करने से पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे
कि नेपोलियन के पतन के पीछे क्या कारण रहे। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो नेपोलियन जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को पराजित करने में या पतन करने में सहायक भूमिका अदा किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेपोलियन की जो साम्राज्य था वो एक व्यक्ति की योग्यता पर आधारित था। नेपोलियन योग्य था, लेकिन और अन्य व्यक्ति नेपोलियन जैसे योग्य नहीं थे। और आप सबको पता है कि निरंकुश राजतंत्र में राजा की योग्यता महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आप सभी को पता है। नेपोलियन को सहयोग देने वाला यदि और योग्य व्यक्ति होता तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नेपोलियन फ्रांस की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ा सकता था। दूसरी बात हम देखते हैं कि नेपोलियन की महत्वाकांक्षा असीमित थी। महत्वाकांक्षा उसका अंत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब कहते हैं ना कि ज्यादा खाने से बदहजमी होती है, और नेपोलियन का भी यही रहा। नेपोलियन इतने विशाल साम्राज्य स्थापित किए जिसको सुरक्षित रखना मुश्किल था। जगह जगह विद्रोह होने लगे और उसकी असीमित महत्वाकांक्षा ने ही कालांतर में स्पेन जैसे मित्र को भी शत्रु बना लिया। तीसरा हम देखते हैं कि नेपोलियन का खराब स्वास्थ्य। धीरे धीरे नेपोलियन का स्वास्थ्य खराब होता गया। अत्यधिक मेहनत करने के कारण नेपोलियन आराम नहीं किया और नेपोलियन के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। ये भी पतन के कारण रहे। आगे है सैनिकवादी नीति। नेपोलियन ने सेना के बल पर ही अपने विजय अभियान किया था, अब फ्रांस का प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया था। कई ऐसे अवसर आए, जैसे मॉस्को अभियान के बारे में देखने को मिलता है कि नेपोलियन की सेना का भीषण दुर्घटना हुई थी और इस भीषण दुर्घटना में नेपोलियन के पास सेना नहीं बची थी। तो सैन्य शक्ति के द्वारा ही नेपोलियन अपने अभियान को जीवित रख सकता था। आगे देखें कि स्पेन से युद्ध में भी नेपोलियन की भूल मानी जाती है, राजनीतिक भूल। यदि नेपोलियन स्पेन को अपना मित्र बनाए रखता तो इतिहास कुछ अलग ही होता। स्पेन के नासूर ने वास्तव में नेपोलियन का अंत कर दिया। नेपोलियन के रूसी अभियान, जो नेपोलियन 1807 ईस्वी में रूस को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था, आध्यात्मिक लालच के कारण वो मॉस्को अभियान किया, क्योंकि वो जानता था कि यदि मॉस्को पर अधिकार कर लिया तो भारत पर भी अधिकार किया जा सकता था। वो कहता था कि भारत का मार्ग यहीं से होकर जाता है, और वो इंग्लैंड को पराजित करना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक उसकी महत्वाकांक्षा ने भी उसको ले डूबा, है ना, क्योंकि उन्होंने पोप के साथ दुर्व्यवहार किया। ये सबसे बड़ी नेपोलियन की असफलता का कारण है। यूरोप की जनता कैथोलिक थी और कैथोलिक जनता अपने पोप को ईश्वर का अवतार मानती थी। और ऐसी स्थिति में नेपोलियन ने पोप के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, पोप को जो नीचा दिखाने का कार्य किया था, फ्रांस की कैथोलिक जनता, यूरोप की कैथोलिक जनता इसे भूली नहीं थी और नेपोलियन के पक्ष में वे समर्थन जुटा नहीं पाई। तो ये भी उनकी एक भूल थी। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत होना। नेपोलियन के अभियान से विश्व में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। स्पेन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। स्पेन के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों में भी हमको देखने को मिलता है। नेपोलियन का स्वभाव, नेपोलियन जिद्दी भी था, अहंकारी था, वो किसी की परामर्श पे कार्य नहीं करता था। यह भी उनके पतन के में महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। कुछ नेपोलियन की भूलें रही, उन्होंने कुछ गलती की, और सबसे बड़ा एक और महत्वपूर्ण कारण इंग्लैंड से दुश्मनी। इंग्लैंड जैसे राष्ट्र को के साथ यदि वो सद्भावना बनाए रखता तो ऐसी स्थिति में नेपोलियन का इतिहास कुछ अलग होता। हम नेपोलियन का मूल्यांकन करने जा रहे हैं कि नेपोलियन अपनी योग्यता के बल पर एक सामान्य सैनिक से सम्राट के पद को प्राप्त किया। निश्चय रूप से उसमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी। चाहे एक सैनिक की दृष्टि से देखें, एक सेनानायक की दृष्टि से देखें, उसमें प्रतिभा। नेपोलियन के बारे में हम देखते हैं कि वो कुशल सेनानायक था, एक योग्य प्रशासक था। चाहे उसके प्रथम कांसल के रूप में कार्य देखें, चाहे वो एक सम्राट के रूप में उसके कार्य देखें, सभी क्षेत्रों में कुशल देखें। उन्होंने सामाजिक समानता की स्थापना की, विधि संहिता का निर्माण किया, फ्रांस में
बैंक की स्थापना की, ये सारे दृष्टि से नेपोलियन के कार्य उत्तम रहे। यदि हम विश्व इतिहास की दृष्टि से नेपोलियन का मूल्यांकन करें तो नेपोलियन वास्तव में एक महान विजेता था। अपने कार्य के प्रति उसमें लगन थे। वह फ्रांस की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया, जो नेपोलियन असंभव सब मूर्खों के राजकोष में मानता था। वही नेपोलियन को कालांतर में मित्र राष्ट्रों की सेना ने पराजित किया और पराजित करने के पश्चात नेपोलियन के युग समाप्त हुआ। इस प्रकार से हम नेपोलियन को दो भाग में अध्ययन किए। जहाँ तक मेरा विचार है, आपको नेपोलियन का पाठ पूरी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।